साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपनी ऑनलाइन क्लास डीएसपी विजन में। साथियों, आज का वीडियो पार्ट 9 है। तो आपसे विशेष आग्रह है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक सारी वीडियो एक एक करके देख सकें। साथियों, एक नई सूचना है कि कल से आप लोगों के लिए इस चैनल पर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के साइंस के लेक्चर्स भी देखने को सुनने को मिलेंगे। और सारी वीडियोस में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिन क्वेश्चंस को आपको रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में जाकर, जिससे पता चल सके कि आप कितना सीख पाए वीडियो से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों, जो आज का टॉपिक है वो हम बात करते हैं लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो सबसे पहले उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं जो कि बहुत ही आसान हैं। इन 3 नियमों का ही इस्तेमाल करके आप उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कर पाएंगे। जैसे साथियों, ये आप जानते हैं, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है और बीच में ये जो है बिंदु, इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और आप जानते हैं इधर बाईं तरफ एक प्रथम फोकस होता है और दाहिनी तरफ द्वितीय फोकस होता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बेहद जरूरी बात यह है, ये F1 इधर है तो इतनी ही दूरी पर एक दूसरा बिंदु लेते हैं जिसे हम कहते हैं 2F1, F1 का दोगुनी दूरी पर। ऐसे ही इधर F2 है तो इधर इसकी दोगुनी दूरी पर हम एक और स्थिति लेते हैं 2F2। ठीक, अब हम आते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियमों पर। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस के अंदर अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात ये द्वितीय फोकस F2 से होकर गुजरती है। और अगर कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर गुजरती हुई लेंस से टकराती है तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इसका मतलब है इसका ठीक उल्टा है ये वाला नियम। यानी अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकराती है तो वो द्वितीय फोकस F2 से गुजरती है, और अगर प्रथम फोकस से होकर गुजरती है, टकराती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। आप जानते हैं प्रत्येक लेंस के 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। और एक तीसरा और अंतिम नियम जो है वो ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। अब चाहे वो ऐसे खींचे आप, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, अगर ये प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो ये बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे निकल जाती है। और साथियों, आप जानते हैं ये सब पतले लेंसों के लिए है। प्रकाशिक केंद्र समझाते समय भी आपको समझाया था कि ये चीज पतले लेंसों के लिए है, और अपने सिलेबस में पतले लेंसों के बारे में ही हमको पढ़ना है। प्रतिबिंब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, जिस दर्पण में भी आपने देखा था, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों का मिलना बहुत जरूरी है। जैसे कि दर्पण में हमने देखा था किसी वस्तु से 2 प्रकाश किरणें चलती थी और परावर्तन के पश्चात में किसी बिंदु पर या तो मिलती थी या मिलती हुई प्रतीत होती थी। तो इस आधार पर प्रतिबिंब हमारे 2 प्रकार के थे, याद आ गया होगा आपको। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि लेंस के अंदर भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलना या मिलता हुआ प्रतीत होना जरूरी है, तभी हम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों, प्रतिबिंबों को बनाने से पहले एक ट्रिक देख लेते हैं कि उत्तल लेंस के अंदर बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। अभी अभी हमने देखा था कि ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के बाईं तरफ प्रकाशिक केंद्र से
बाई जितनी दूरी पर F1 होता है उतनी ही दूरी पर F1 से F2 होता है। F2 का मतलब यहाँ पर 2F1 होता है, ये 2F1। और प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर F2 होता है इतनी ही दूरी पर F2 से 2F2 होता है। और ध्यान दीजिए इधर की दूरियां और उधर की दूरियां बराबर होती हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने से पहले आप याद रखिए, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है द्वितीय फोकस पर। देखिए नंबर एक, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F2 पर बनता है। ठीक, और ये प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनता है। देखिए वस्तु कितनी बड़ी है और ये वस्तु प्रतिबिंब बिंदु के आकार का है। ये वस्तु से बहुत छोटे आकार का बनता है और द्वितीय फोकस पर बनता है। और अगर वस्तु को हम एक स्थिति आगे बढ़ा दें, यानी 2F1 के परे या कहें 2F1 के बाहर, बियॉन्ड 2F1 यानी स्थिति नंबर 2, तो प्रतिबिंब भी एक स्थिति आगे बढ़ जाता है। यानी कि प्रतिबिंब कहां पहुंच जाएगा? F2 और 2F2 के बीच में। और देख लीजिए ये प्रतिबिंब का आकार अभी भी वस्तु से छोटा है। अब अगर वस्तु को एक स्थिति हम और आगे ले जाए तो अगली स्थिति हमारी है 2F1। जब वस्तु 2F1 पे पहुंच जाएगी तो प्रतिबिंब भी एक कदम आगे विस्थापित हो जाएगा। यानी एक कदम अगला स्टेशन कौन सा है? 2F2 का। यानी जब वस्तु 2F1 पे रखी हुई है तब प्रतिबिंब कहां बनना है? 2F2 पर ही बन रहा है। आपने देखा इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। और जब वस्तु को एक स्थिति हम और आगे ले जाए, यानी F1 और 2F1 के बीच में जब वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब एक स्थिति आगे बढ़ जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब कहां पहुंच गया? 2F2 के बाहर। और एक स्थिति और आगे ले जाए, अगर वस्तु को हम F1 पे रख दें तो प्रतिबिंब और आगे बढ़ जाएगा। आप जानते हैं 2F2 के बाहर के बाद में अगली स्थिति अनंत है। यानी जब वस्तु प्रथम फोकस पे रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब भी इसका अनंत पर बन जाता है, वस्तु से बहुत बड़ा। तो इन सब चीजों में आप एक कोरिलेट कर रहे हैं अगर कि जैसे जैसे वस्तु, देखो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पे होती है प्रतिबिंब बनता है F2 पर, स्थिति आपको बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे जैसे एक एक स्थिति आप आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब भी एक एक स्थिति आगे बढ़ेगा। और ध्यान रख लीजिए पहली स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा, जब वस्तु को हम ले आए 2F1 के परे 2F1 के बाहर तो थोड़ा सा आकार बढ़ गया प्रतिबिंब का, लेकिन वो अभी भी वस्तु से छोटा ही है। और जैसे ही वस्तु को आप 2F1 पे लेके आएंगे प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, यानी कि बराबर आकार का। तो ध्यान रख लीजिएगा जब तक वस्तु 2F1 के बाहर होती है, यानी प्रथम फोकस के दोगुने से भी बाहर होती है। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है लेंस का तो 10 और 10 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर से अगर बाहर वस्तु रखी हुई है तो उसका आकार वस्तु से छोटे आकार का बनेगा जो प्रतिबिंब यहां बन रहा है। और अगर हमें वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो हमको 2F1 पे रखना पड़ेगा वस्तु को, जैसा कि आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अगर आपको अब हम वस्तु को 2F1 के अंदर लेके आते हैं तो आप देख लीजिए जैसे ही ये एक स्थिति आगे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी एक स्थिति दूर भाग जाएगा, तो ये वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। यानी अगर आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करके वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो शर्त है कि वस्तु को 2F1 के अंदर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2F1 पे वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और अगर आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करके वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो आपको वस्तु को 2F1 के बाहर रखना पड़ेगा। ठीक, और जब वस्तु को अगली स्थिति में लेके आते हैं, यानी कि प्रथम फोकस पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी हमारा अनंत पर बनता है जो कि वस्तु से बहुत बड़े आकार का होता है। अब बच्चों इसके बाद हम एक एक करके जानेंगे कि उत्तल लेंस की भिन्न भिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। जैसा कि आप जानते हैं
कि उत्तल लेंस के अंदर ये प्रकाशीय केंद्र है, ये हमारा F1 होता है और उसके डबल दूरी पर 2F1 होगा। जितनी दूरी पर F1 है उतनी दूरी पर F2 होगा और इसकी डबल दूरी पर 2F2 स्थिति होती है। अब हम देखेंगे कि स्थितियां कौन कौन सी हैं। सबसे नंबर एक स्थिति आती है जब वस्तु अनंत पे हो। इसके बाद में सेकंड स्थिति आएगी जब वस्तु 2F1 के बाहर रखी हो, 2F1 से परे हो। फिर अगली आएगी जब वस्तु 2F1 पे रखी हो। फिर उससे अगली बात करेंगे जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच में रखी हो। फिर बात करेंगे कि वस्तु F1 पे रखी हो और सबसे अंतिम स्थिति होती है जब वस्तु प्रथम फोकस और उसके प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी होती है। क्लियर है ना? तो ये ढेर सारे किरण आरेख बन चुके हैं। तो सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पे रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनाएंगे। देखिए डॉटेड लाइन दिखा दिया कि यहाँ ये बहुत दूर है, अनंत पे है। यहां से दो प्रकाश किरणें ली हमने जो कि वस्तु से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। और आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 पर मिलती हैं। तो दोनों प्रकाश किरणें F2 पर मिल जाती हैं। और आप जानते हैं जिस बिंदु पर दो प्रकाश किरणें मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इसका मतलब है अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है द्वितीय फोकस F2 पर, याद रखिएगा। और साथ में बच्चों आप कॉपी लेके बैठेंगे तो आप यहां पर ये नोट करते जाएंगे कि इस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या है। प्रत्येक स्थिति में आपको तीन तीन विशेषताएं आपको समझनी है। सबसे पहली स्थिति है द्वितीय फोकस F2 पर, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है द्वितीय फोकस F2 पर बनता है, नंबर एक। नंबर दो, ये प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है। और नंबर तीन, ये प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का है। क्लियर? और बच्चों इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि पिछले दर्पणों में हमने टॉपिक पढ़ा था रेखीय आवर्धन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है तो उसका आवर्धन 1 से कम होता है, और जब वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब होता है तो उसका रेखीय आवर्धन 1 होता है। जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़े आकार का बनता है तो उसका रेखीय आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है। और अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक है तो वो आवर्धन माइनस का होता है, और अगर सीधा व आभासी है तो आवर्धन प्लस का होता है। इसको भी आप जोड़ते चलिए। बच्चों अगली स्थिति हमारी आती है जब वस्तु 2F1 के बाहर रखी हो, यानी कि एक स्थिति नजदीक आ जाएगा, यानी 2F1 के बाहर रखी होती है ये वस्तु हमारी AB है। इससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात आप जानते हैं F2 से गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश किरण गुजरती है प्रकाशीय केंद्र से, तो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है और इस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें मिल जाती हैं। और जहां पर प्रकाश किरणें मिल जाती है वहां लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर, जो कि इस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। आप देख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा है। तो एक विशेषता क्या हो गई, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। नंबर दो, अब देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बनना है। मुख्य अक्ष के नीचे बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और उल्टे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कहलाते हैं। तो ये नंबर दूसरा उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर तीन वस्तु से छोटे आकार का। यानी तीन स्थितियां हैं, तीन विशेषताएं हैं इस प्रतिबिंब की। नंबर एक वस्तु से छोटा, नंबर दो उल्टा व वास्तविक, और नंबर तीन F2 व 2F2 के बीच बन रहा है। क्लियर है ना? इसको आप कहीं स्थिति और ये विशेषता कहीं ना कहीं आप नोट करते रहे साथ साथ में, जिससे कि बाद में आप इकट्ठा उसको सही से दिमाग में बिठा सकें। अब इसमें अगर बात करें आवर्धन की, तो यहां भी देख लीजिए ये प्रतिबिंब की तुलना में छोटा है, यानी आवर्धन 1 से कम होगा इसका, और उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब है यानी माइनस का होगा आवर्धन। क्लियर? और हाँ एक चीज है, जैसे दर्पण में हम लोगों ने सूत्र पढ़े थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, उसी तरीके से लेंस में भी एक सूत्र आएगा, लेंस सूत्र, उसमें भी ये UVF ही लिए जाते हैं। तो इसको हम अभी देख लेते हैं, सही टाइम है देखने का अभी, कि प्रकाशीय केंद्र से जो वस्तु है यहां तक की जो दूरी होती है ये होती है u।
प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, ध्यान रखिए ये दूरी कहाँ होती है, ये दूरी होती है एक्स अक्ष पे, और आप जानते हैं सारी की सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती हैं। तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी जो है एक्स अक्ष पे, ये दूरी हम u से लिखते हैं। क्लियर? और ये प्रकाशीय केंद्र है, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब b1 पे बन रहा है ना, तो b1 से लेकर के प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी ये वाली दूरी, इसको हम लिखते हैं v से। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपको मैंने बताया था सबसे मुख्य होता है द्वितीय फोकस। तो प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी जो है ये हमारा f होता है, इस बार f फोकस दूरी। ध्यान रखिए ये सारी दूरियां कहां होती हैं, x अक्ष पे होती हैं। प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी u से आप लिखेंगे ये दूरी, और प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी यहां से यहां की दूरी ये v से लिखी जाएगी, और ये हमारी है f2 द्वितीय फोकस। ये हमेशा हमारा स्मॉल f से लिखा जाएगा। और ध्यान रख लीजिए चिन्ह परिपाटी भी सेम है, बाईं ओर की दूरियां जो है वो माइनस में ली जाती हैं और दाहिनी ओर की दूरियां वो प्लस में ली जाती हैं। और ये जो वस्तु रखी है ऊपर, ये रखी हुई है प्लस y अक्ष की दिशा में, तो वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये नीचे बन रहा है, यानी कि उल्टा बन रहा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ली जाएगी, यानी ये माइनस y अक्ष की दिशा में है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ली जाएगी माइनस चिन्ह के साथ। बच्चों बिल्कुल क्लियर है ना, वेरी गुड। और हाँ, अगर इस केस में क्या, जब भी प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बने तो रेखीय आवर्धन अगर दे रखा हो वो माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा m का मान। ठीक है बच्चों। अगली स्थिति है जब वस्तु 2f1 के बाहर। अब अगली स्थिति क्या आएगी, जब वस्तु 2f1 पे रखी है, तो प्रतिबिंब हमारा 2 यहां से यहां पहुंच जाएगा, और प्रतिबिंब का आकार भी थोड़ा सा बढ़ेगा और बढ़ के वस्तु के आकार के बराबर का हो जाएगा। देख लेते हैं, यानी जब वस्तु 2f1 पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनना है, 2f2 पर। ये वही दो प्रकाश किरणें हैं, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी वो मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तनीय पश्चात ये f2 से गुजरेगी। ये प्रकाश किरण जा रही है प्रकाशीय केंद्र से, ये अपवर्तनीय पश्चात बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, जहां पर दो प्रकाश किरणें मिल जाएंगी वहां बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो आप देख रहे हैं जब वस्तु 2f1 पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। ये भी मुख्य अक्ष के नीचे है, यानी उल्टा भाव वास्तविक बनेगा, और ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है। यानी आपने देखा जब वस्तु 2f1 के बाहर है तो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तु से छोटे आकार के, यानी फोकस दूरी से दोगुने से बाहर रखे हुए हैं तो प्रतिबिंब बनेगा उसका छोटा बनेगा। और जब वस्तु 2f1 के बाहर 2f1 पे रखी है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, उल्टा भाव वास्तविक है। और कहां बन रहा है ये बन रहा है 2f2 पर, यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। आप जानते हैं ना इस कंडीशन में आवर्धन कितना होगा इसका आवर्धन, चूंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो आवर्धन हो गया 1, अब चूंकि उल्टा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए माइनस का 1। ठीक है, देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी यह है u वस्तु की दूरी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और यह है फोकस दूरी। न्यूमेरिकल तक पहुंचेंगे तो एक भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दिमाग के अंदर। अब बच्चों अगली स्थिति 2f1 के बाद जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में यहां रखी होती है तब क्या होता है, देख लीजिए अगली स्थिति वही है। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में रखी होती है तब भी, अब इससे आप मैच करें, जब वस्तु 2f1 पे है प्रतिबिंब कहां बनना है 2f2 पर, तो अगली स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब वस्तु को 2f1 f1 के बीच में रखेंगे वो बनेगा 2f2 के बाहर। देखिए कहां बनना है, ये 2f2 के बाहर बनना है। और आपने ध्यान दिया होगा हर स्थिति में प्रतिबिंब का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले वस्तु छोटा, फिर वस्तु छोटा, फिर वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा ही तो आएगा। ठीक, तो दो ही किरणें हैं, एक मुख्य अक्ष समांतर, ये f2 से गुजरेगा, ये प्रकाशीय केंद्र से सीधे निकल जाएगी, जहां पर मिले वहां बन जाएगा प्रतिबिंब। यानी इसकी विशेषता हो गई नंबर 1 वस्तु से बड़े आकार का, नंबर 2 उल्टा व वास्तविक, और नंबर 3 2f2 के बाहर। ध्यान रखिए इस स्थिति में देखिए आवर्धन 1 से अधिक होगा और प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक है, इसलिए इसका आवर्धन माइनस का होगा।
ध्यान देना, यहां से लेकर के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी ये u है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी ये v है, और प्रकाशिक केंद्र से f तक की दूरी ये फोकस दूरी है। सवाल न्यूमेरिकल आंकिक एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं प्रतिबिंब के साथ लेके चल रहा हूं आपको चिन्ह परिपाटी। ठीक है बच्चों, अब जैसा आपको स्पष्ट है कि जब अगली स्थिति यहाँ पे आएगी, यानी जब वस्तु कहाँ रखी होगी प्रथम फोकस पर, तो प्रतिबिंब भी एक स्थिति आगे बढ़ेगा, और आप जानते हैं इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, यानी कि अनंत है। ठीक है, इसकी अगली स्थिति को ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट स्थिति है जब वस्तु प्रथम फोकस पर रखी हो। जब वस्तु प्रथम फोकस पर रखी हो, जब बच्चों वस्तु प्रथम फोकस पर रखी होती है, देख लीजिए F1 पर, तो दो प्रकाश किरणें खींचेंगे मुख्य अक्ष समांतर, ये गुजरेगी द्वितीय फोकस F2 से होकर के, एक प्रकाश किरण गुजरती है वो प्रकाशिक केंद्र से, वो बिल्कुल सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए। तो आप ये देखेंगे कि दोनों प्रकाश किरणें पूरी तरह से समांतर है, शुरू से लेकर के लास्ट तक समांतर है। और आप जानते हैं समांतर प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर नहीं मिलती, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। वो जैसे ट्रेन की पटरी है ना, कभी नहीं मिलती, ऐसी दो प्रकाश किरणें ना तो पीछे कहीं मिलते प्रतीत होंगी, ना आगे कहीं मिलेंगी। तो इस स्थिति में ये कहा जाता है अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं तो समांतर आती हैं, और अगर समांतर प्रकाश किरणें जाती हैं अगर कहीं, तो इन्हें भी कहा जाता है कि ये अनंत पे जा रहे हैं। तो समांतर प्रकाश किरणें हैं, नीचे जा रही हैं, इसका मतलब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर बनेगा। तो ध्यान रख लीजिए, जब वस्तु प्रथम फोकस पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो ध्यान रखिए, जब वस्तु अनंत पे होती है उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है, जब वस्तु प्रथम फोकस पे है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु प्रकाश 2F1 पे रखी थी तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, वस्तु के बराबर आकार का। ठीक है, तो ये वाली स्थिति बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मुख के नीचे है ये प्रकाश किरण, यानी ये प्रतिबिंब बनेगा उल्टा व वास्तविक, और अनंत प्रकाश किरणें जा रही हैं तो ये वस्तु से बहुत बड़े आकार का बनेगा, और कहाँ बनेगा ये? अनंत पर। तो तीन विशेषताएं हैं। नंबर 1 स्थिति अनंत पर, प्रकृति क्या है? उल्टा व वास्तविक, और इसकी वस्तु से बहुत बड़े आकार का। नंबर 3, तो अब इसके बाद जो लास्ट स्थिति है, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखी होती है, यानी कि ये वाली, दिस वन। आपने देखा जैसे 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 हम लोग वस्तु को लेंस की तरफ लेके आ रहे थे, एक एक स्थिति, प्रतिबिंब अंतिम स्थिति में प्रतिबिंब बनते 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 कहाँ पहुंच गया? अनंत तक। अब वस्तु को आप एक कदम और आगे ले जाओ, अब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत से या कहाँ पहुंच जाएगा? यानी अंतिम स्थिति जहां तक लिमिट थी वो कंप्लीट हो गई। तो जो नया प्रतिबिंब है, जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाती है, उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ध्यान दीजिए, एक प्रकाश का मुख्य समांतर है, ये F2 से निकलेगी, एक प्रकाश का जा रही प्रकाशिक केंद्र से, वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। आप देखिए दोनों प्रकाश किरणें फैल नहीं है, ये इसका मतलब है ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। इन दोनों प्रकाश किरणों को स्केल की सहायता से अगर आप पीछे बढ़ाते हैं, इसको भी और इसको भी, तो एक ना एक बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वहीं पर आप लंब डाल दीजिए मुख अक्ष पर, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि आप हमने यहाँ मिलाया है तो आप जबरदस्ती यहीं मिलाएंगे। आप कितनी भी दूर जाकर के ये मिले, आप मिलाएंगे वहीं पर, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, स्केल को वहीं तक ले जाएंगे जहां तक वो मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां बन जाता है वस्तु का प्रतिबिंब। अब बाकी सारे प्रतिबिंबों से ये वाली स्थिति थोड़ी सी अलग है। देख लीजिए, जब वस्तु को हमने उसके प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखा तो बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। बाकी सारे कहां बन रहे थे? उधर बन रहे थे, उल्टे में वास्तविक प्रतिबिंब थे सारे के सारे, लेंस के दाईं ओर बन रहे थे सारे सारे उल्टे में वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन ये पहला बंदा है, ये पहला प्रतिबिंब है जो कि लेंस के बाईं तरफ बन रहा है। और इसकी भी खासियत क्या है? ये खासियत है कि ये प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बन रहा है। ठीक है, यानी सीधा भी है और आभासी भी है।
तो ये प्रतिबिंब सीधा व आभासी, और देखो वस्तु से बड़े आकार का बन रहा है, और कहाँ बनना है, लेंस के बाईं तरफ वस्तु की ओर। ठीक है, यानी कि अगर चिन्ह परिपाटी की बात करें अगर इस स्थिति के लिए, तो आप जानते हैं ये लेंस से प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी ये u है, बाईं तरफ है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यहां से यहाँ की दूरी ये हमारी v है, ये भी हमारा बाईं तरफ हो गया। और जो फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ की दूरी f2, वो हमारा अभी भी दाईं तरफ ही है। इसका मतलब है उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, मुख अक्ष के नीचे, और लेंस के बनते हैं दाईं ओर। और लेंस के अंदर जो सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के बाईं तरफ बनता है, बनेगा एक्स अक्ष पे ही, बाईं ओर बनता है वस्तु की तरफ। यानी कि अगर प्रतिबिंब उत्तल लेंस के अंदर सीधा व आभासी बनता है तो u का मान भी हमारा, देखो ये u का मान बाईं तरफ है ना, तो u का मान आप माइनस में लेंगे तो v का मान भी यहाँ पे आप माइनस कर लेंगे। समझ गए ना, चिन्ह परिपाटी में एक बार फिर क्लियर कर दूंगा याद में। ठीक है बच्चों, हाँ एक चीज यही विशेषता है, इसी गुण का इस्तेमाल कई सारे कामों में होता है। आपने देखा ना आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक लेंस निकलता है, उस लेंस के द्वारा आप देखें जब लेंस जब पास में रखते हैं इसको हम, तो हमें अक्षर बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो अब जैसे कल भी मैंने आपको एक पिछले वीडियो में आपको लेंस दिखाए थे, तो उस लेंस में भी जब वस्तु को पास में रखते हैं तो वो अक्षर बड़े बड़े दिखते हैं। अगर किसी पुस्तक पे किसी बुक पे आपने अगर लेंस रखा है पास में तो अक्षर बड़े बड़े दिखते हैं, अब जब दूर ले जाते हैं तो उल्टे दिखते हैं। तो आप देख लीजिए जब आप इस वस्तु को, या ये छपे हुए अक्षर है जिस किताब को आप देख रहे हैं इस लेंस की सहायता से, तो आपको इस अक्षर के ये रूप दिखाई देगा, यानी वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को उसकी लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों उत्तल लेंस का प्रयोग पढ़ने के पर्पज से किया जाता है, रीडिंग पर्पज से किया जाता है। और जो घड़ी साज होते हैं, जो घड़ी संभालते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं छोटे छोटे पुर्जों को बड़ा करके देखने में। क्लियर है ना बच्चों। और इसके बाद बात करेंगे हम लोग अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम जानेंगे पहले, उसके बाद अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये देखेंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये हमारे सामने एक अवतल लेंस है, आप जानते हैं ये इसका मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर एक बिंदु है मुख्य अक्ष पर, इसे बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई अवतल लेंस पे गिरती है, टकराती है, आपतित होती है, तो आप जानते हैं अवतल लेंस का काम है प्रकाश किरणों को फैलाना। वो प्रकाश किरणों को फैला देती है, यानी कहें अपसारित कर देती है। इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस F2 से आती हुई दिख रही है। यानी तो पहला नियम बन जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से आती हुई प्रतीत होती है। अगर आप ध्यान देखोगे तो प्रकाश किरण यहां से आती हुई प्रतीत होगी। इस नियम का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, आ रही है, प्रतीत हो रही है, अगर कोई प्रकाश किरण इस बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर चली जाती है। और तीसरा व अंतिम है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो वो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। तो ये तीन नियम हैं जिनकी सहायता से हम अवतल लेंस के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, किरण आरेख खींचेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों देखते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहली स्थिति है इसके अंदर बच्चों केवल दो स्थितियां हैं इसके अंदर। सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु कहां रखी होती है, अनंत पर। तो अनंत से इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें चलती हैं और दोनों को दोनों है मुख्य के समांतर। तो ये प्रकाश किरण जाती है मुख्य के समांतर, अपवर्तित हो जाती है और पीछे की तरफ द्वितीय फोकस F2 से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब
पीछे की तरफ डॉटेड डॉटेड लाइन खींच लेंगे, यहाँ F2 नोट कर लेंगे। ऐसी प्रकाश किरण ये जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन पश्चात ये भी फैल जाएगी। इसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये भी हमें उसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और जहां पर दो प्रकाश किरण मिले या मिलती हुई प्रतीत हो वही बन जाता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, द्वितीय फोकस F2 पर। और ध्यान रखो ये प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है, वस्तु से बहुत छोटे आकार का बनता है। ठीक, अब बच्चों सेकंड स्थिति है उसकी बात करते हैं, जब वस्तु अनंत और अवतल लेंस के बीच में कहीं पर भी रखा हुआ हो, उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनता है देखते हैं। ये एक वस्तु है, एक प्रकाश किरण मुख्य के समांतर जब गुजारेगी तो आप जानते हैं ये फैल जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी और पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो F2 से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण खींचेगी इसी वस्तु से जो कि प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, जो बिना विद्युत हुए सीधी निकल जाएगी। आप जानते हैं यहाँ पर ये दो प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहीं पर आप लंब डाल दीजिएगा, तो यही इस वस्तु का प्रतिबिंब है। आप जानते हैं वस्तु ये चूंकि आभासी किरणों से मिलकर बना हुआ है, यानी आभासी प्रतिबिंब है। और आप देखो वस्तु के सापेक्ष ये भी सीधा है, यानी ये प्रतिबिंब सीधा व आभासी है, वस्तु से छोटे आकार का है और बन कहाँ रहा है, प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस F2 के बीच ही बनता है। अब बच्चों इस प्रतिबिंब की आप अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता देख लीजिए आप। ये प्रतिबिंब कभी भी अवतल लेंस और द्वितीय फोकस F2 के बाहर कभी नहीं बनता। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, बताइए इसे अधिकतम दूरी पर कितनी अधिकतम दूरी पर प्रतिबिंब बन सकेगा, तो आप ध्यान देना प्रतिबिंब कहाँ बनना है, F2 पर, और वहां कहाँ बनना है, F2 और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनना है। इसका मतलब है प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच में कहीं भी बन जाएगा प्रतिबिंब। यह कब बनेगा, जब वस्तु अनंत पे होती है, और बीच में कब बनेगा, जब वस्तु कहीं भी रखी होती है। इसका मतलब है प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच तक की दूरी है, उस दूरी तक ही प्रतिबिंब अवतल लेंस के अंदर बनता है, और फोकस दूरी से अधिक दूरी पर अवतल लेंस के अंदर प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। अगर इस लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर के अंदर ही बनेगा प्रतिबिंब, 10 सेंटीमीटर के बाहर अवतल लेंस में तो कभी प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, ध्यान रखिए। तो अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता देखी आपने कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु छोटे आकार का बनता है, ना कभी वस्तु के बराबर बनेगा ना बड़ा बनेगा इससे। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों चिन्ह परिपाटी के समय जो बातें आप याद रखेंगे। आप देखिए लेंस से वस्तु की दूरी, ये वस्तु है, ये वाली दूरी ये हमारा U से लिखते हैं, ये है हमारा प्रतिबिंब, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये हमारी V से लिखी जाती है, और द्वितीय फोकस F2 कहां पे है, ये है, तो प्रकाशीय केंद्र से F2 तक की दूरी, ये दूरी जो है ये F से प्रदर्शित की जाती है। आप देखिए अवतल लेंस के अंदर U, V, F ये तीनों के तीनों बाईं ओर हैं, तो इसका मतलब है चिन्ह परिपाटी में आप समझेंगे बाईं तरफ की सारी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो इसका न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होने वाले हैं अवतल लेंस के। और ध्यान रखिए प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा है, इसका मतलब है रेखीय आवर्धन भी इसका हमेशा 1 से ही कम आएगा। तो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है वो कौन सा लेंस है जिसका रेखीय आवर्धन सदैव 1 से कम होता है, तो वो लेंस है हमारा अवतल लेंस। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटे आकार का बनता है। आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सा लेंस है जिसका रेखीय आवर्धन 1 से अधिक 1 या 1 से कम हो सकता है, वो उत्तल लेंस है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़े आकार, तीनों आकार के प्रतिबिंब हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। और उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में केवल एक ही स्थिति में सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो भी वस्तु से बड़ा बनता है। ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस के अंदर कभी भी सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो वस्तु से छोटा कभी नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस के अंदर सीधा व आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा व आभासी प्रतिबिंब कभी वस्तु से छोटा नहीं बनता उत्तल लेंस के अंदर। और अवतल लेंस के अंदर बनने वाले सीधे व आभासी प्रतिबिंब
सदैव वस्तु से छोटे होते हैं, वो कभी वस्तु से बड़े नहीं बनते। इन बातों को याद रखिएगा। तो वैसे साथियों बच्चों, मैंने कोशिश किया है इस वीडियो के अंदर कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो किरण आरेख है उसके साथ साथ में मैंने आपको चिन्ह परिपाटी की थोड़ी सी चिपका दी है इसके अंदर। आगे ही बताऊंगा चिन्ह परिपाटी जब टॉपिक पे आऊंगा। लेकिन जो साथी, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पुरानी वाली जो 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनको जरूर देखें, तब उनको कहीं जाकर के ये वीडियो और अच्छी समझ में आएगी। ये मेरा आपसे वायदा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो साथियों हम बात करते हैं उत्तल लेंस की चिन्ह परिपाटी के बारे में, फिर बात करेंगे अवतल लेंस के चिन्ह परिपाटी के बारे में। अलग अलग पढ़ लेते हैं इसको। तो उत्तल लेंस की चिन्ह परिपाटी में अभी हम लोगों ने देखे थे उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। उसमें हमने देखा था वस्तु हमारी बाईं तरफ रखी जाती है, तो उल्टे व वास्तविक जो प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल लेंस के अंदर, वो सब के सब लेंस की दाहिनी तरफ बनते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं। और जो सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु से बड़े आकार का। तो देखिए आप जानते हैं प्रतिबिंब प्रकाशीय किरण से वस्तु की दूरी u, ये हमारा बाईं तरफ ही है। और उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान रख लीजिए उत्तल लेंस के अंदर उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है? वो बनता है दाहिनी तरफ। तो x अक्ष पे ये दूरी हो जाएगी हमारी v, और फोकस दूरी हमारी ये होती है, ये हमारी हो जाएगी फोकस दूरी f। तो आप जानते हैं अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बने तो बाईं ओर की सारी दूरियां होंगी, आप मान लीजिए माइनस x अक्ष है और ये प्लस x अक्ष है, ये प्लस y अक्ष है, ये माइनस की y अक्ष है। यानी इधर की दूरियां प्लस में ली जाएंगी, इधर की दूरियां माइनस में ली जाएंगी, ऊपर की दूरियां प्लस में ली जाएंगी, नीचे की दूरियां माइनस में ली जाएंगी। तो आप जानते हैं कि जब प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है अर्थात लेंस के दाहिनी ओर बनता है, तब इधर पर दूरियां हैं प्लस x अक्ष पे, एक तो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगी उत्तल लेंस की, आप जानते हैं। अब प्रतिबिंब भी हमारा इधर ही है ये, तो ये प्रतिबिंब इधर है तो v भी हमारा इधर ही होगा, यानी फोकस दूरी भी आप प्लस में लेंगे और इसका प्रतिबिंब भी आप v का मान, प्रतिबिंब की दूरी लेंस से प्लस में लेंगे। वस्तु हमारी बाईं तरफ है तो आपका u का मान माइनस में रहेगा। क्लियर? वेरी गुड। और आप जानते हैं उल्टे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान भी माइनस में होता है। ठीक है, और हालांकि आवर्धन भी आया नहीं, ये वस्तु हमारी रखी है मुख्य के ऊपर यानी प्लस y अक्ष की दिशा में, तो वस्तु की लंबाई o जो है वो प्लस में ली जाती है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है मुख्य के नीचे यानी माइनस y अक्ष की दिशा में, तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो माइनस में ली जाएगी उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। और अगर बात करें सीधे व आभासी के लिए, तो आप जानते हैं वस्तु हमारी बाईं तरफ है, u माइनस में है, प्रतिबिंब हमारा तो ये u है हमारा ये। अब यहाँ से यहाँ की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो v है, ये भी बाईं तरफ है तो v भी माइनस में है। फोकस दूरी तो चेंज नहीं होगी तो फोकस भी हमारी प्लस में ही है, और ये प्रतिबिंब जो है वो सीधा व आभासी बन रहा है और इसके लिए आवर्धन प्लस में होता है, तो m का मान आप प्लस में ही लेंगे। और वस्तु हमेशा हमारे मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है, वस्तु की लंबाई प्लस में ली जाएगी, और प्रतिबिंब भी हमारी प्लस y अक्ष की दिशा बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई भी आप इसमें माइनस में ही लेंगे। तो ध्यान रख लीजिए, वेरी इजी टू लर्न अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, केवल u और v के मान माइनस में है, बाकी सब के मान प्लस में है। फॉर द कंडीशन, फॉर द केस कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। उस स्थिति में केवल u और v माइनस के ही ली जाएंगे, बाकी सब चीजें प्लस में ली जाएंगी। तो आप अगर एक इसको कंबाइन करना चाहें, अगर ध्यान दीजिए, कंबाइन तो संभव नहीं है, लेकिन ध्यान रख लीजिए कि फोकस दूरी इसकी हमेशा धनात्मक है, चाहे उत्तल लेंस कभी छोड़ नहीं होगी। u का मान हमेशा माइनस में रहेगा तो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो और v का मान उल्टा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब है तो दाईं ओर बनेगा, तो दूरी प्लस v प्लस में ली जाएगी, और सीधा आभासी है तो वो बनेगा बाईं तरफ, तो v का मान माइनस में लिया जाएगा। ये चीजें हैं।
आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों अगला है अवतल लेंस की चिन्ह परिपाटी आप कैसे समझेंगे। अवतल लेंस के अंदर आप ध्यान दीजिए कि वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही जाती है, u माइनस का प्रतिबिंब भी हमारा इधर ही बनता है बाईं तरफ, तो v दूरी भी माइनस की होगी। इसका द्वितीय फोकस f2 भी बाईं तरफ होता है, तो f भी माइनस का होगा। यानी वेरी इजी टू लर्न अबाउट द कॉनकेव लेंस कि u v f होती है वो तीनों को तीनों ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। अब आप जानते हैं वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई प्लस y अक्ष की दिशा में है, यानी कि वस्तु की लंबाई o और प्रतिबिंब की लंबाई i, ये दोनों धनात्मक चिन्ह के साथ ही ली जाएंगी। प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है, इसीलिए m का मान भी आप इसमें प्लस का लेंगे एक आवर्धन। तो बहुत आसान है, केवल इसमें u v f ही माइनस में है, एवरीथिंग इज क्लियर। और दर्पण में चूंकि आप चिन्ह परिपाटी और किरण आरेख समझ चुके हैं, तो उम्मीद है ये वाला बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। साथियों नेक्स्ट टॉपिक है लेंस सूत्र, यानी जिस तरीके से दर्पण सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था u v f में संबंध का, उसी प्रकार से u v व f में संबंध का सूत्र जो है वो लेंस सूत्र कहलाता है। आप जानते हैं अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी f हो, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v हो, लेंस से वस्तु की दूरी u हो, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस सूत्र कहलाता है। और ये सूत्र उत्तल व अवतल दोनों लेंसों में ही इस्तेमाल होता है। और ध्यान रखें इस सूत्र में दर्पण की तरह जिस प्रकार से चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हुए मान लगाए गए थे, उसी प्रकार से चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान रखते हुए आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सी चीज कब प्लस में होती है, कब माइनस में होती है। आप जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो f का मान उत्तल लेंस के लिए प्लस में होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो f का मान अवतल लेंस के लिए हमेशा माइनस में होगा। ऐसे ही v के बारे में आप जानते हैं उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है वो बनता है लेंस के दाहिनी तरफ, तो v का मान प्लस x अक्ष पे है, यानी कि v का मान आप प्लस में लेंगे। और अगर प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है उत्तल लेंस के अंदर, बनता लेंस के बाईं तरफ, तो v का मान आप माइनस में लेंगे। ऐसे ही ये उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं मैं अभी। अब उत्तल लेंस के अंदर प्रतिबिंब वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, यानी उत्तल अवतल दोनों में रखी जाती है बाईं तरफ, तो u का मान हमेशा ही माइनस में रहता है। ध्यान रखिएगा अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है हमेशा। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु की तरफ बनता है, तो v का मान भी हमेशा माइनस में और u का मान भी हमेशा माइनस में होता है। तो आई थी कि चिन्ह परिपाटी एक बार फिर आपको समझ में आ गई होगी। लेंस सूत्र के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस द्वारा आवर्धन। दर्पणों में भी आपको समझा दिया गया था कि किसी भी दर्पण के द्वारा या लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु का जितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है वह उसका आवर्धन कहलाता है। और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, मैग्निफिकेशन या कहें लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। तो ये जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा बनता है, कितना गुना छोटा बनता है, वो उसका देखिए आवर्धन कहलाता है। अगर कहते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है तो m बराबर 2, याद आ गया होगा। ठीक, तो वस्तु को जो आवर्धन है लेंस का वो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। और अगर लेंस से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो तो m बराबर v/u भी होता है। दर्पण में होता था माइनस का v/u, लेंस के अंदर माइनस नहीं होता, केवल v/u होता है। अगर इनको आप बराबर कर दो तो m बराबर I/O बराबर v/u। आपने देखा था कि दर्पणों के अंदर कभी कभी हमने m बराबर I/O किया था, कहीं कहीं न्यूमेरिकल में, कहीं कहीं m बराबर v/u लगाया था, कहीं कहीं I/O बराबर v/u लगाया था। जैसी जैसी स्थिति थी, जैसी कंडीशन थी, वैसे वैसे हमने ये फॉर्मूले अप्लाई किया था। और ध्यान रख लीजिएगा आवर्धन का कोई सा भी सूत्र होगा उसमें आप
चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही मान लगाएंगे। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए मान्य होता है। और ध्यान रख लीजिएगा, ये समान राशियों के अनुपात हैं, इसीलिए अगर ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो आपस में ये कट जाएंगे। इसीलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये समान राशियों के अनुपात हैं, उनके मात्रक आपस में कट जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आवर्धन। और आवर्धन में आप जानते हैं कि अगर प्रतिबिंब सीधा व आभासी है तो आवर्धन आप प्लस में लेंगे, और प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक है तो उसके लिए आवर्धन आप माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। दर्पण में आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। और आवर्धन की बात करें, आवर्धन अब जैसे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि किसी लेंस का आवर्धन -1 है, इसका क्या तात्पर्य है? तो आप कह सकते हैं कि m का मान होता है, m बराबर होता है I/O। m का मान अगर -1 है तो बराबर हो गया I/O, O एकम O, तो I बराबर क्या हो गया O, माइनस का कहीं लगा लो माइनस, ठीक। या कह लो कि जो अगर किसी लेंस का देखिए आवर्धन -1 है, इसका मतलब है -1 m का मान लगा दीजिए, आप देखेंगे कि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर है, और ये चिन्ह है माइनस का, इसका मतलब है वस्तु की लंबाई के उल्टा बनना है, यानी उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब है और इसकी लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर है। तो ये था हमारा आवर्धन। उम्मीद है टॉपिक समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना, अगर वो उत्तल लेंस है तो, और अगर अवतल लेंस है तो उसका काम है प्रकाश किरणों को अपसारित करना, यानी प्रकाश किरणों को फैला देना। यानी जब कभी कोई प्रकाश किरणें किसी लेंस पर गिरती हैं तो उत्तल लेंस होगा तो प्रकाश किरणों को वो अभिसारित कर देगा, और अगर अवतल लेंस हो तो प्रकाश किरणों को वो अपसारित कर देगा। तो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ ए लेंस से क्या मतलब है? कोई लेंस अपने ये काम जितने ज्यादा मजबूती से कर ले, जितनी ज्यादा, यानी कोई भी उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा अभिसारित कर दे, या कोई अवतल लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा अपसारित कर दे, तो उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। आप ध्यान रखिए, एक प्रयोग से देखा गया कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। तो एक सूत्र से इसकी परिभाषा बन जाती है कि फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसको ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। ध्यान रखिए, फोकस दूरी मीटर में ली जाती है, यानी फोकस किसी भी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम को ही उस लेंस की क्षमता कहते हैं, बशर्ते फोकस दूरी मीटर में होती है। और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेनी है तो P बराबर होता है 100/f, ये हमारी सेंटीमीटर में है। ध्यान रखना, मीटर में अगर फोकस दूरी दे रखी है तो क्षमता का सूत्र लगाएंगे P बराबर 1/f, और अगर सेंटीमीटर में है तो सूत्र लगाएंगे P बराबर 100/f। और ध्यान रखना, अगर उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में लगाएंगे आप, तो उस उत्तल लेंस की क्षमता ही प्लस में आएगी, और अगर अवतल लेंस है तो फोकस दूरी का मान माइनस चिन्ह के साथ लगाएंगे, तो अवतल लेंस की क्षमता भी माइनस में आएगी। और जो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। जो लेंस होता है उसकी क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, D फॉर डायोप्टर। अब ध्यान रख लीजिए, अगर फोकस दूरी 1 मीटर मान लीजिए, कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, अब आप इसका मान लगाएंगे तो क्या होगा P = 1/1, तो P = क्या आ गया प्लस का 1 डायोप्टर। इसका मतलब है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक डायोप्टर से क्या तात्पर्य है, तो आप कह सकते हैं एक ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। अगर -1 डायोप्टर है इसका मतलब अवतल लेंस है, तो आप कह सकते हैं एक ऐसा अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता -1 डायोप्टर है। इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना, फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/f लगाएंगे, मीटर में है तो 1/f लगाएंगे क्षमता का मात्रक।
तो ये था हमारा लेंसों की क्षमताएं। हाँ ध्यान रखिए बच्चों, कुछ सवालों में क्या करते हैं, लेंसों का संयोजन से भी सवाल पूछ लेते हैं। आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कई तरह के लेंसों को जोड़ करके भी लेंस बनाए जाते हैं, उनको समायोजित करके। तो एक क्षमता का सूत्र होता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 और बहुत सारे जितने भी हैं सो ऑन। तो इनकी जो क्षमताएं हैं लेंसों की, उन क्षमताओं का बीजगणितीय योग, उसकी कुल क्षमता निकल के आती है लेंस की। या आप सिंपल शब्दों में कह लें कि जो जो लेंसों का प्रयोग करके जो लेंस बनाया गया है, उन क्षमताओं को चिन्ह के साथ में जोड़िए। अवतल लेंस उत्तल लेंस, अवतल लेंस है तो क्षमता लगाइए माइनस में, और उत्तल लेंस है तो क्षमता लगाइए प्लस में, और सबको जोड़ लीजिए चिन्ह सहित। तो इस तरह से जो क्षमता निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी कुल क्षमता। और ध्यान रखना, कुल क्षमता अगर इन सबको बीजगणितीय योग करके कुल क्षमता अगर माइनस में आ रही है तो आप समझ लेना वो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, यानी अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। और उनका अगर योग करके वो सब प्लस में आ रहा है तो ये संयोग जो है, संयोजन, ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो बच्चों जहाँ तक है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज ये चैप्टर बहुत दिनों के बाद प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन समाप्त हुआ है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल के साथ में फिर ये हमारा ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। तो जो बच्चे, मैं बार बार इस वीडियो में कहा है, जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो शुरू से लेकर के जो इससे पहले 8 पार्ट बन चुके हैं उसको ध्यान से देखें, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से। बच्चों ये रहे हमारे वो प्रश्न जिनका जवाब आपको देना है। और ध्यान दीजिए, प्रश्नों को जवाब देने से पहले प्रश्नों को बखूबी ध्यान से पढ़ लें। हो सकता है कहीं प्रश्नों में गड़बड़ झाला हो और आप कहीं प्रश्नों में उलझ ना जाए, इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद में आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। हो सकता है कहीं गड़बड़ झाला ना हो। तो सबसे पहला प्रश्न है, उत्तल लेंस के अंदर वस्तु से छोटा सीधा व आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? दूसरा है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थिति में लेंस का आवर्धन -1 होता है, यानी वस्तु कहां रखी होती है उस समय। अवतल लेंस के अंदर वस्तु से बड़ा तथा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है। और रीडिंग के लिए जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु रखी जाती है तो वस्तु की क्या स्थिति संभव होती है कि वहां पर वस्तु को रखा जाए, तो रीडिंग कर सकते हैं उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके। तो वस्तु कहां रखी जाए। पांचवा प्रश्न है, किस लेंस का आवर्धन सदैव धनात्मक होता है और 1 से कम होता है, ऐसा क्यों होता है? ये भी जवाब देना है बहुत छोटे शब्दों में। और किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इस लेंस की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति मतलब ये लेंस अवतल है व उत्तल है, और ऐसा है तो क्यों है, इसका कारण क्या है। तो बच्चों ये 6 सवाल है, 6 प्रश्न है, जो आप पूरा वीडियो देखने के बाद अगर इन 6 प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो आप अपना मूल्यांकन अच्छी तरह से कर पाएंगे कि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखा। ठीक है बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें, आपकी जीत सुनिश्चित है, जीत पक्की है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।